एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, जिससे ना तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव होगी और ना ही आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो कि आपको आईटीआर फाइल करते समय ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट आईटीआर फॉर्म। तो आपकी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आईटीआर फॉर्म जो है उसका सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पे आपके पास आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म जो है वो अवेलेबल है। तो आईटीआर 5, 6 एंड 7 जो है वो तो एओपी, बीओआई, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म उसके केस में एप्लीकेबल होते हैं, और आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 4 जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में होते हैं। तो ऐसे केस में आपकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि यदि आप रॉन्ग आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं तो उस केस में आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस भी हो जाते हैं और आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो आपको आईटीआर 1 लेना है, अगर आपके प्रेजम्पटिव बेसिस पर कोई इनकम है तो आपको आईटीआर 4 जो है वो सेलेक्ट करना है, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इनकम है तो आपको आईटीआर 3 जो है वो सेलेक्ट करना है, और आपकी अदर देन बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा जो भी इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर 2 जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आपकी इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना है। सेकंड है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे रेजिडेंट जो है उसको 3 कैटेगरी जो है उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रेजिडेंट, सेकंड है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और थर्ड है नॉन रेजिडेंट। तो जब आप अपना आईटीआर फाइल करने बैठे तो आपको अपना जो स्टेटस है वो भी करेक्टली सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप अपना स्टेटस सही से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो सकती है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल इन आईटीआर। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक बार जरूर चेक करना है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, लेकिन आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको एक बार मैच करना है। जैसे कि आपके मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होने चाहिए, आपने ईमेल आईडी जो है वो सही डाली है या नहीं डाली है, आपका जो एड्रेस है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल नंबर सही होंगे तो फ्यूचर में आपको अगर कोई कम्युनिकेशन करना होगा या डिपार्टमेंट को आपसे कम्युनिकेशन करना होगा तो उसमें आसानी रहेगी। और जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करने के बाद जो आपकी इंटीमेशन है वो आपकी मेल आईडी पे ही डिपार्टमेंट के द्वारा सेंड की जाती है। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप आईटीआर फाइल करते समय करेक्ट जो है वो एंटर करें। नेक्स्ट है नॉट फाइलिंग आईटीआर ऑन ड्यू डेट। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2024 है। यदि आप उस ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप उस ड्यू डेट के बाद में आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आपके ऊपर बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम जो है वो एप्लीकेबल होगी, और जहाँ पे आपको बहुत सारी एग्जेम्पशन और रिडक्शन है जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलती है। साथ ही यदि आप ड्यू डेट के बाद में अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपना जो लॉस है उसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद आप 31 दिसंबर 2024 तक अपना बिलेटेड आईटीआर जो है वो फाइल कर सकते हैं यदि आप पे ऑडिट की प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो। नेक्स्ट है अवॉइड फेक डिडक्शन। तो कई सारे पर्सन है जो कि टैक्स बचाने के चक्कर में रिटर्न में रॉन्ग डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर लेते हैं। अब रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा कई सारे टैक्स पेयर को फेक डिडक्शन क्लेम करने के संबंध में नोटिस जो है वो इशू किए गए हैं। अब होता क्या है कि जो आपका पैन है ना वो बहुत सारी चीज़ों से लिंक होता है, तो यदि आप गवर्नमेंट को नहीं भी बताए तो गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि आपके द्वारा फेक डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम की गई है। तो आपको क्या करना है कि आपकी एक्चुअल में जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है, और आपको अपने रिटर्न में किसी भी तरह की फेक डिडक्शन या कोई भी रिफंड जो आपका नहीं बन रहा है वो आपको क्लेम नहीं करना है, अदरवाइज आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है आपका चूज राइट टैक्स रिजीम। तो असेसमेंट ईयर 24-25 से आपके पास 2 टैक्स रिजीम अवेलेबल है, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम जहां पे आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है और जहां पे आपको बहुत सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो है वो अवेलेबल है। वही न्यू टैक्स रिजीम जहां पे आपको 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, साथ ही आपको बहुत ही कम एग्जेम्पशन और डिडक्शंस जो है वो अवेलेबल होती है। तो आईटीआर फाइल करने से पहले एक बार आप चेक कर ले कि आपका जो टैक्स है वो कौन सी टैक्स रिजीम में सेव हो रहा है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट है या न्यू टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आईटीआर जो है वो फाइल करें।
नेक्स्ट है नॉट चेकिंग AIS एंड 26 CS। तो आपका जो 26 CS और आपका जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड सारी डिटेल होती है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड। तो आप अपना ITR फाइल करने से पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें और उसके बाद ही आप अपना ITR फाइल करें, ताकि आपकी कोई भी इनकम जो है वो रिटर्न में लेने से स्किप ना हो जाए। नेक्स्ट है E-वेरीफाई और ITR। तो ITR को जितना फाइल करना आपके लिए जरूरी है, उतना ही उसको E-वेरीफाई करना भी जरूरी है। तो पहले ये टाइम लिमिट जो थी वो 120 दिन की होती थी, लेकिन अब ये टाइम लिमिट जो है वो 30 डेज की हो गई है, यानी कि आपको ITR फाइल करने के 30 दिन के अंदर उसको E-वेरीफाई करना पड़ेगा। और ये जो E-वेरिफिकेशन है वो आप बैंक EVC के थ्रू कर सकते हैं, आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और यदि ये कोई भी अगर मोड काम नहीं कर रहे हो तो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट जो है उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और CPC बैंगलोर जो है उसको भेज सकते हैं। यदि आप 30 दिन के अंदर अपना ITR वेरीफाई नहीं करते हैं, तो जिस दिन आप ITR वेरीफाई करते हैं वो डेट जो है वो आपके ITR फाइलिंग की डेट मानी जाएगी, और उसके बाद आपके ऊपर लेट फीस की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। है आपका इनकरेक्ट बैंक डिटेल। तो ITR फाइल करने से पहले आपको अपने सारे बैंक अकाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, वो सारे आपको अपने ITR जो है उस पर शो करने हैं। साथ ही आपको डिटेल जो है वो भी चेक करनी है कि बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर जो है वो आपने करेक्टली मेंशन किए हैं या नहीं किए हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका कम से कम एक अकाउंट जो है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए, जिसमें यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो आ सके। और आपको अपने पैन नंबर और मोबाइल नंबर है वो भी अपने बैंक अकाउंट जो है उससे लिंक होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉरगेट इंटरेस्ट इनकम। तो कई सारे पर्सन है जिनके एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं और उनको सेविंग बैंक अकाउंट से या FD से या कोई रिकरिंग डिपॉजिट जो है उससे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो क्या करते हैं ITR में शो करना भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक बार अपने रिटर्न में जितनी भी इंटरेस्ट इनकम है उसको कंसिडर करना है, देन आप उसकी सेक्शन 80 TTA में सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। है मैचिंग टर्नओवर विद GST टर्नओवर। तो यदि आपने भी GST में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और वहां पे अगर आपके रिटर्न जा रहे हैं, तो उस केस में आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से पहले आपका इनकम टैक्स का जो टर्नओवर है और जो GST का टर्नओवर है उसको एक बार जरूर मैच कर लें, क्योंकि कई सारे पर्सन जो है वो इस चीज़ से अनअवेयर रहते हैं और वो बिना मैच किए ही अपना ITR जो है वो फाइल कर देते हैं। तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा उनको नोटिस जो है वो टैक्स पेयर को इशू कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ITR फाइल करने से पहले एक बार अपना GST का टर्नओवर है उसको चेक करना है, और अपने ITR जो है उसमें आपको अपने GST नंबर और GST टर्नओवर की जो डिटेल है वो भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट है नॉट शोइंग लॉस इन ITR। तो कई सारे पर्सन है जो कि फ्यूचर फंड में और शेयर मार्केट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको प्रॉफिट के साथ में कई बार लॉस भी हो जाता है। तो यदि आप अपने लॉस जो है उसको अगर ITR में शो नहीं करेंगे तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जितना आपके लिए प्रॉफिट जो है उसको ITR में शो करना जरूरी होता है, उतना ही आपको लॉस को भी अपने ITR जो है उसमें शो करना जरूरी होता है। क्योंकि इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपको एक ईयर में 5 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और दूसरे साल में अगर आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका जो 10 लाख का प्रॉफिट है उसमें से आपका जो 5 लाख का लॉस है वो सेटअप हो जाता है और आपको केवल 5 लाख के जो प्रॉफिट है उस पर ही गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अगर आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप अपना टैक्स जो है वो भी सेव कर सकते हैं। एक चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आप अपने लॉस को तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे यदि आप अपनी ITR जो है वो ड्यू डेट से पहले फाइल करेंगे। यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो केवल आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस जो है उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदर लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। नॉट फाइलिंग ITR। तो कई सारे पर्सन होते हैं जिनकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है, यानी कि 2.5 लाख या 3 लाख से कम होती है, तो वो सोचते हैं कि हमको ITR फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कई सारे स्पेशल केसेस है जहाँ पे अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी उस केस में आपको ITR फाइल करना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे कि यदि आपका बिजनेस का जो टर्नओवर है वो पूरे साल में 60 लाख रुपए से ज़्यादा है, या आपकी कोई प्रोफेशनल रिसिप्ट है अगर वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा है, या आपने करंट अकाउंट जो है उसमें 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई अमाउंट डिपॉजिट किया है, और सेविंग बैंक अकाउंट जो है उसमें आपने पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट को डिपॉजिट की है, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, या फिर आपने फॉरेन टूर जो है उस पर अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर अगर आपका कोई TDS या TCS डिडक्ट हुआ है और वो 25,000 रुपये से ज़्यादा का है, या फिर आपने फॉरेन जो है उसमें अगर कोई असेट जो है वो एक्वायर कर रखी है और उससे अगर आपको कोई इनकम मिल रही है, तो ये सारे केसेस है जहाँ पे आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम ही क्यों ना हो।
और इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना रखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है पे लेटर सेलेक्ट। तो कई सारे पर्सन होते हैं जो कि आईटीआर फाइल करते हैं और आईटीआर फाइल करते समय उनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बनती है। तो जब टैक्स का पेमेंट करने का टाइम आता है तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होते हैं, पे नाउ एंड पे लेटर। तो कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि पे लेटर जो है उसका ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि हमको बाद में कोई टैक्स जो है उसका पेमेंट ना करना पड़े। लेकिन यदि आप पे लेटर का ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं और बाद में अगर गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको टैक्स के साथ में इंटरेस्ट जो है उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको डबल लॉस हो सकता है। टैक्स का पेमेंट तो करना ही है, साथ ही आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है तो आप पे लेटर का ऑप्शन सेलेक्ट ना करके पे नाउ का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करें और जितना आपका टैक्स बन रहा है वो आप पेमेंट कर दें और उसके बाद ही आप अपना आईटीआर जो है वो फाइल करें। नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कई सारे पर्सन होते हैं जिनकी इनकम या जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अंडर सेक्शन 44AA में मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है। तो कई सारे पर्सन क्या करते हैं कि जब आईटीआर 3 फाइल करते हैं तो वो नो अकाउंट्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लायबिलिटी है और अगर आप नहीं करते हैं मेंटेन, तो फ्यूचर में डिपार्टमेंट जो है वो आपको नोटिस इशू कर सकती है। नेक्स्ट है नॉट टेकिंग आईटीआर इंटीमेशन। तो जब आपके द्वारा अपना रिटर्न फाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा एक इंटीमेशन जो है सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में आपकी मेल आईडी जो है उस पर भेजी जाती है। तो आपको वो इंटीमेशन जो है वो चेक करनी है और आपको देखना है कि आपने जितनी इनकम आपके रिटर्न में शो की है, डिपार्टमेंट जो है उसने उतनी ही इनकम कंसिडर की है या नहीं की है। अगर आपकी इनकम जो है उसमें कोई मिसमैच हो तो उसके लिए आपको अपना रिटर्न जो है वो करेक्ट करना है और ये करेक्शन जो है वो आप 31 दिसंबर 2024 से पहले कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद करते हैं और अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो फिर वो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है डबल चेक दी आईटीआर। तो अगर आप भी अपना असेसमेंट या 24-25 का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप अपने आईटीआर को 2 बार जरूर चेक कर लें कि आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो करेक्ट है या नहीं है और आपने जो भी इनकम अपने रिटर्न में शो की है वो एक्यूरेट है या नहीं है। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो कई सारे पर्सन होते हैं जो कि आईटीआर फाइल करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको करना भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको एक प्रॉपर फाइल जो है उसमें मेंटेन करके रखने हैं, जिसमें आपकी सैलरी रिसिप्ट हो सकती है, आपका फॉर्म 16 हो सकता है, आपके बैंक स्टेटमेंट की डिटेल हो सकती है, आपने जो भी एग्जेम्पशन और डिडक्शंस क्लेम की है वो सारे प्रूफ जो है वो आपके फाइल में हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि डिपार्टमेंट जो है वो आपके 8 साल के जो है डॉक्यूमेंट्स आपसे किसी भी टाइम मांग सकता है और किसी भी टाइम आपको असेसमेंट या स्क्रूटनी जो है उसमें डाल सकता है। तो अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे तो आप अच्छे से डिपार्टमेंट जो है उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट फाइलिंग अदर आईटीआर फॉर्म। तो कई सारे पर्सन होते हैं जो कि आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन आईटीआर के साथ में उनको कई सारे अदर फॉर्म हैं जो भी फाइल करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी अरियर ऑफ सैलरी है और उस केस में अगर आप सेक्शन 89 में रिलीफ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 जो है वो फाइल करना पड़ता है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको फॉर्म 10I ये फाइल करना पड़ता है। अगर आप रेंट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्म 10B फाइल करना पड़ता है। तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ये सारे फॉर्म है वो भी आपको फाइल करने हैं। नेक्स्ट है नॉट शोइंग एग्जेम्प्ट इनकम इन आईटीआर। तो कई सारे पर्सन होते हैं जो अपने आईटीआर में एग्जेम्प्ट इनकम जो है उसको शो करना भूल जाते हैं। जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गई और भी कई सारी ऐसी इनकम होती है जिस पे हमारे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो कौन कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम है इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो अगर ये सारी एग्जेम्प्ट इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है तो आपको अपनी आईटीआर जो है उसमें उसको जरूर शो करना है। नेक्स्ट है नॉट रिपोर्टिंग इनकम ऑफ प्रीवियस जॉब। तो यदि आप भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कोई जॉब स्विच करते हैं तो उस केस में जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको केवल करंट एम्प्लॉयर से जो सैलरी रिसीव हो रही है वो ही अपने आईटीआर में कंसिडर नहीं करनी है, बल्कि आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो सैलरी रिसीव हुई है वो भी आपको अपने आईटीआर जो है उसमें कंसिडर करना है।
नेक्स्ट है नॉट क्लबिंग ऑफ इनकम। तो इनकम टैक्स जो है उसमें क्लबिंग की प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी भी पर्सन के द्वारा अपनी इनकम जो है उसको डाइवर्ट किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो इनकम जो है वो उसी पर्सन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पर्सन है उसने अपने वाइफ के नाम से कोई एफडी ले रखी है तो उस एफडी पे जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है वो भी एसएससी के रिटर्न जो है उसमें शो होगी। यदि एसएससी के द्वारा अपने रिटर्न में इनकम को शो नहीं किया जाता है तो उस केस में उसको टैक्स के साथ में पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट चेकिंग बैंक स्टेटमेंट। तो आईटीआर फाइल करने से पहले आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी पूरा चेक करना है। अगर उसमें कोई बड़े ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं तो वो भी आपको अपने रिटर्न जो है उसमें शो करने हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग इनकम इन रॉन्ग हेड। तो कई सारे पर्सन होते हैं जो कि आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर फाइल करते समय अपनी इनकम जो है उसको रॉन्ग हेड जो है उसमें शो कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल रिसिप्ट मिलती है तो वो उसको एज ए सैलरी मान के सैलरी हेड में शो कर देता है, जबकि उसको एक्चुअल में ये रिसिप्ट जो है वो अदर सोर्सेज के हेडिंग जो है उसमें आनी चाहिए। तो आपको ये मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है, अदरवाइज फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। तो आपकी इनकम जिस हेड से बिलोंग करती है आपको उसी हेड में इनकम जो है उसको शो करना है। नेक्स्ट है नॉट पेइंग एडवांस टैक्स। तो यदि आपकी भी पूरे साल में 10,000 रुपये से ज़्यादा की कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है। अब ये एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो आपको 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक 100% करना है। यदि आप टाइमली इसका पेमेंट नहीं करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम आपको टैक्स के साथ में इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी मिस्टेक्स है जो कि आपको अपना आईटीआर फाइल करने से पहले ज़रूर ध्यान में रखनी है और आपको अपने आईटीआर में नहीं करनी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।